नमस्कार साथियों, एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं राजेश चौधरी पुनः एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो एक हमने सीरीज की है बीएसटीसी डीएलईडी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आपको एग्जाम से पहले मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से पूरे के पूरे जो आपका शिक्षण अभिरुचि वाला टॉपिक है या शिक्षण अभिरुचि वाला जो सब्जेक्ट है जिसको टीचिंग एप्टीट्यूड कहा जाता है, पूरा रिवीजन करने वाला हूं। एक एक टॉपिक को डिटेल में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों, 2 क्लास में आपके सामने पहले अपलोड कर चुका हूं, ये आज की तीसरी क्लास है। आज भी हम इसमें अधिगम से संबंधित टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं। शानदार क्वेश्चन की एक सीरीज चल रही है, तो जितने भी विद्यार्थी नए जुड़े हैं या जिन्होंने दोस्तों लास्ट वीडियो नहीं देखे, सबसे पहले दोनों वीडियो देख लें और आपको पता चलेगा क्लास के माध्यम से वास्तव में कितना लाभ मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, एकदम शानदार सीरीज लेकर आया हूं मैं। बहुत बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन का समावेश है। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर है पूरे की पूरे व्यवहारिकता पर आधारित हैं, जैसा आपसे पेपर में पूछा जाता है। आपने देखा होगा दोस्तों, पेपर पूरा की पूरा व्यवहारिकता पर आधारित पूछा जाता है। यदि मैं टीचिंग एप्टीट्यूड वाले पोर्शन की बात करूं तो पूरा पेपर व्यवहारिक पूछा जाता है। तो व्यवहारिक क्वेश्चनों का ही मैं समावेश यहाँ पर लेकर आया हूँ। ज्यादा आपका टाइम बर्बाद नहीं करूंगा दोस्तों। ये क्लास बीएसटीसी को लेकर ध्यान में रखते हुए मैंने 2025 के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए किए। टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित शिक्षण अधिगम जो टॉपिक है, जो आपका सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ना, उसी से मैंने चर्चा चालू की है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, यहां दोस्तों ये 50 क्वेश्चनों का मामला है तो 150 नंबरों का मामला निकल के आता है। और टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पोर्शन ऐसा है, इसमें चारों विकल्प आपको देखने होंगे। दोस्तों, यहां पर मैं आपकी सोच को है ना डेप्थ में ले जाना चाहता हूं, आपके सामने क्वेश्चन की अप्रोच सेट करना चाहता हूं। तो आपको निश्चित है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ही आपकी अप्रोच सेट होगी। ठीक है दोस्तों, ये पार्ट 3 है, मतलब तीसरी क्लास है। और इसमें दोस्तों हम महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी मतलब ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के माध्यम से हम पूरा टॉपिक रिवीजन करने वाले हैं। आपका ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। जैसे आपको लग जाएगा क्वेश्चनों के माध्यम से, पहले मैं क्वेश्चन बोलूंगा, उसके चारों विकल्प में बोलता हूं, जैसा मैंने दो क्लासों में किया है। आपको पता होना चाहिए पैटर्न क्या रहता है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो उस क्वेश्चन के चारों विकल्प पढ़ना आपको जरूरी है। मैं भी ऐसा ही करता हूं, क्वेश्चन पढ़ने के बाद चारों विकल्प पढ़ता हूं और उनमें से जो सबसे बेहतर विकल्प है उस विकल्प का हमें चयन करना होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज का पहला क्वेश्चन आपको भी साथ के साथ जैसे जैसे मैं चारों विकल्प पढ़ लेता हूं तो आपको भी साथ के साथ जवाब देना है। आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि साहब क्वेश्चन नंबर इतने में ये है। मुझे क्या है, पता चलना चाहिए कि विद्यार्थी रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है, क्योंकि 2 क्लास में है ना हम 45 क्वेश्चन कर चुके हैं। पहली क्लास में 20 क्वेश्चन किए थे, दूसरी में 25 किए थे, और आज लगभग ये जो शिक्षण अधिगम वाला टॉपिक है इसको कंप्लीट कर लेंगे हम। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एक अध्यापक को पाठ योजना क्यों बनानी चाहिए। अब आपको पहले क्वेश्चन से ही लग जाएगा कि वास्तव में क्वेश्चन व्यवहारिक क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, सेम बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन सीरीज चल रही है। मैं पढ़ता हूं, देखो क्वेश्चन क्या कहता है, एक अध्यापक को पाठ योजना क्यों बनानी चाहिए, पढ़ाने से पहले एक योजना क्यों बनानी चाहिए, वो है ये बात कह रहा है। क्रमबद्ध कार्य करने में सहूलियत होती है। यदि पाठ योजना बना के जाओगे ना तो आपको पता रहेगा कैसे पढ़ाना है। ठीक है भैया, ये हो सकता है। अगला क्या कहता है, सहायक सामग्री में प्रयोग में सहायक होती है। यदि आप पाठ योजना बना के लेके जाओगे ना तो वह आपके लिए पढ़ाने में सहायक सामग्री की तरह कार्य करती है। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। आगे चलो, बच्चों के ज्ञान ग्रहण को जांचने में सहायक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जब भी बच्चों की बात आएगी ना तो उस विकल्प को आपको प्रायोरिटी पर रखना है। ये कह रहा है आप पाठ्य योजना ऐसी बना के लेके जाओ जिसमें पहले बच्चों ने क्या अर्जित किया है, बच्चों पर कितना आता है, उसके आधार पर आप अपनी विषय वस्तु को रिप्रेजेंट करो। मतलब बच्चों के ज्ञान ग्रहण को जांचने में क्या होती है, सहायक होती है। उस पाठ्य योजना में ऐसे प्रश्नों का समावेश होना चाहिए जिसके आधार पर आप बच्चों से पता कर सको कि बच्चे सीख रहे या नहीं सीख रहे। पाठ्य योजना को इस प्रकार से बनाओ जो बच्चों के लिए एकदम सरल रूप में लगे। ठीक है, तो इस पाठ्य योजना के आधार पर बच्चों के ज्ञान ग्रहण को जांचने में क्या होती है, सहायता होती है। यदि ये विकल्प नहीं होता फिर देखते हैं इनमें से और कौन सा विकल्प है। बेहतर विकल्प कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है, बच्चों में सीखने की प्रक्रिया कब गहनतम होती है। बच्चों में सीखने की प्रक्रिया कब गहनतम होती है, जब बच्चे सीखते हैं ना तो सबसे बेहतर कब सीख सकते हैं। ऑप्शन देखते हैं क्या कहता है, जब उन्हें क्रिया द्वारा सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, किसी क्रिया के द्वारा सीखने के लिए क्या किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए। जब वह, ये हो सकता है जब वह समस्या समाधान में संलग्न हो, समस्या समाधान करता है ना तो उसमें संलग्न हो।
जब उसमें स्वयं करके सीखने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। यदि बच्चे को करके सीखने के लिए तुम स्वयं स्वतंत्र छोड़ दोगे ना, तो निश्चित है वहां गलती होने के चांस रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, वहां गलती होने के क्या रहेंगे चांस, तो ये नहीं हो सकता। अच्छे से अच्छे करने के लिए बाध्य करना चाहिए। यहां यदि देखोगे ना तो सबसे बेहतर विकल्प क्या है, जब उन्हें क्रिया द्वारा सीखने के लिए क्या किया जाएगा, प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रोत्साहित करने वाला विकल्प सबसे बेहतर माना गया है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, हालांकि समस्या समाधान के लिए उसे संलग्न हो ऐसा होना चाहिए, लेकिन जब आप प्रोत्साहित करोगे तो निश्चित है वो चीजें उसके फेवर में होती जाएंगी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 48 की चर्चा कहते हैं। ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण अपने छात्रों में सर्वाधिक पसंद करेंगे। आप एक कोई शिक्षक हो तो ऐसा कौन सा गुण है जो अब आप अपने छात्रों में सर्वाधिक पसंद करोगे। बालक का जिज्ञासु होना, बालक का आज्ञाकारी होना, सहानुभूति होना, सहयोगपूर्ण होना। तो बालक का जिज्ञासु होना आपके लिए सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज होगी। आप चाहोगे कि आपकी कक्षा का प्रत्येक बालक जिज्ञासु हो, वो जानने की ललक रखता हो, उसमें कुछ नई चीज जानने की इच्छा हो। इसका मतलब है सबसे अच्छा गुण कौन सा होगा, बालक जिज्ञासु हो। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है, कौन सी प्रारंभिक क्रिया जब कक्षा आरंभ करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है। अच्छा, आप कक्षा आरंभ करते हो ना, तो ऐसी कौन सी क्रिया है जो अनुपयुक्त है, मतलब ज्यादा अच्छी नहीं है। झंडे का अभिवादन करना, देखो झंडे का अभिवादन है ना, ये अनुशासनात्मक क्रियाओं में आता है। यहां क्लास आरंभ होने से इसका कोई संबंध मुझे नहीं लगता, क्योंकि जब कक्षा प्रारंभ होती है ना, तो उसमें झंडे के अभिवादन संबंधी कोई तथ्य नहीं पूछा जाता। झंडे का अभिवादन किया जाता है दोस्तों प्रार्थना के समय। आए समझ में। और देखते हैं क्या कह रहा है, गृह कार्य देना, ये कक्षा का कार्य है। दिनचर्या की रूपरेखा बनाना, ये कक्षा का कार्य है। संक्षिप्त शैक्षिक प्रतियोगिताओं को कराना, ये बाकी के जितने भी कार्य है ना, ये कक्षा के ही कार्य हैं। लेकिन ये कार्य दोस्तों कहीं ना कहीं प्रार्थना से संबंधित है। तो उसने पूछा सबसे कम अनुपयुक्त कौन सा है, सबसे कम उपयुक्त कौन सा है। यदि पूछा जाए ये बाकी के कक्षा के कार्य हैं, लेकिन ये वाला कार्य प्रार्थना से संबंधित है। उसने कहा है कक्षा आरंभ करने से पहले, प्रारंभिक क्रिया के बारे में पूछा है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है। ये कह रहा है छात्रों की खेल में रुचि पैदा करने के लिए आप क्या करेंगे। आप स्वयं उनके साथ खेलेंगे, ऑप्शन नंबर 1 हो सकता है आप स्वयं उनके साथ खेलो। ऑप्शन नंबर 2, खेलों के महत्व के बारे में भाषण देंगे, बालकों को बताएंगे खेलों के महत्व के बारे में, जाने माने खिलाड़ियों को उदाहरण देंगे, ये भी हो सकता है। स्कूल टाइम टेबल में खेल के लिए, हाँ यदि आप चीजों के बारे में बता रहे हो, स्वयं बच्चों के बारे में खेलते, स्वयं बच्चों के साथ खेलते हो, भाषण भी देते हो और उदाहरण भी देते हो, लेकिन आपको विद्यालय में एक पीरियड बच्चों के लिए खेलने के लिए रखना होगा। सबसे ज्यादा उपयुक्त क्या है, आप एक टाइम टेबल में बच्चों के लिए खेलने के लिए क्या रखेंगे, एक पीरियड रखेंगे। आया क्या समझ में। चौथा विकल्प सबसे बेहतर है। क्वेश्चन नंबर, क्योंकि जब तक आप टाइम ही नहीं दोगे ना बच्चों के लिए खेलने के लिए, जब तक टाइम नहीं दोगे तब तक ये बाकी के विकल्प कोई काम के नहीं है। तो आपको सबसे पहले क्या देना होगा, टाइम देना होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निर्धारित मापनी द्वारा समय समय पर विद्यार्थियों का अधिगम औसत निकाला जाता है। क्योंकि कोई भी एक, मान लो मैं स्केल तय कर दूं और उसके आधार पर विद्यार्थियों का समय समय पर दोस्तों मैं अधिगम का औसत निकालू, तो निकाला जाता है क्योंकि इससे क्या होता है, इससे उनका अधिगम स्तर मापा जा सकता है। सही बात कह रहा है। जब आधुनिकतम शिक्षा प्रणाली में उल्लेखित है, यह आधुनिकतम शिक्षा प्रणाली में उल्लेखित है। इसके बाद क्या कह रहा है, इससे अधिगम स्तर का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। क्योंकि ऐसा करना, देखो इससे यदि मैं सही बात पूछूं ना दोस्तों, तो यहाँ पर जो सबसे बेहतर विकल्प है ना, वो मुझे तीसरा लगता है। क्योंकि इसके आधार पर है ना, आप तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हो कि बालक का पहले पढ़ाई में स्तर कैसा था, अब स्तर कैसा है, बालक इंप्रूवमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा, बालक में परिवर्तन हो रहे हैं तो वो सकारात्मक परिवर्तन हो रहे नहीं हो रहे। क्योंकि ये तुलनात्मक क्या कर सकता है, अध्ययन करने के लिए समेत किया जाता है। ठीक है साहब। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है अधिगम की प्रकृति दिखाई देती है लर्निंग बाय डूइंग। ये कह रहा है रटने में तो अधिगम की कोई प्रकृति नहीं देती। प्रक्रिया और उत्पाद में, दोस्तों ये एक प्रक्रिया और उत्पाद, पढ़ना एक प्रक्रिया है और पढ़ने के बाद जो चीज हम सीख जाते हैं ना वो उत्पाद है। तो शिक्षण में दोस्तों अधिगम में सबसे बेहतर क्या होगा, प्रक्रिया और उत्पाद में। ये केवल उत्पाद की बात कर रहा है, केवल प्रक्रिया, ये दोनों में बेहतर कौन सा है, प्रक्रिया और उत्पाद वाला। अगला क्वेश्चन देख, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आप समझोगे ना बेहतर चीजों को तो ज्यादा सही है। ये क्या कह रहा है, प्राथमिक स्तर पर कक्षा अध्यापक प्रणाली, प्राथमिक स्तर पर कक्षा अध्यापक प्रणाली और विषय वस्तु अध्यापक प्रणाली में सबसे अधिक उपयुक्त कौन है। प्राथमिक स्तर मतलब छोटे बच्चों के लिए,
तो आपने देखा होगा छोटे बच्चों में सबसे बेहतर जुड़ाव है ना वो कक्षा अध्यापक का होता है। आया समझ में? तो इसमें क्या कह रहा है, विभिन्न विषयों का सहसंबंध न्याय संगत गृहकार्य देने में अधिक अध्यापक, ये क्या कह रहा है, विद्यार्थियों से ज्यादा संबंध है ना, संपर्क, वो किसका होगा, कक्षा अध्यापक का। यही तो कह रहा है अधिक उपयुक्त है। क्यों? क्योंकि अधिक अध्यापक या कक्षा अध्यापक है ना वो विद्यार्थियों से अधिक संपर्क में रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 54, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पृष्ठ पोषण आवश्यक है। अच्छा, पृष्ठ पोषण का मतलब होता है फीडबैक। पृष्ठ पोषण का मतलब क्या होता है, फीडबैक। अच्छा, फीडबैक क्यों आवश्यक है? फीडबैक जब कोई अध्यापक, फीडबैक होता है क्या है, पृष्ठ पोषण होता क्या है, जब कोई अध्यापक अपनी विषय वस्तु को बालक के सामने रख देता है और बालक के सामने विषय वस्तु रखने के बाद अध्यापक पूछता है उनसे, बताओ तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया, आपको क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। तो जब बालक समस्याओं को बताता है ना, या बालक अपनी प्रतिक्रिया देता है, उस प्रतिक्रिया को ही फीडबैक कहा जाता है। और ये किसके लिए आवश्यक है, ये अध्यापक के लिए आवश्यक है, क्योंकि अध्यापक को पता चल जाता है इस फीडबैक के माध्यम से कि बालक को क्या समस्या आ रही है, बालक कितना सीख रहा है। तो ये सबसे बेहतर दोस्तों ये किसके लिए, अध्यापक किसके लिए आवश्यक है, अध्यापक के लिए, विद्यार्थी के लिए नहीं है। फीडबैक अध्यापक के लिए जरूरी होता है, क्योंकि पहली प्रायोरिटी पर दोस्तों यहाँ पर विद्यार्थी के हितों को रखना है, और विद्यार्थी के हितों में सबसे बड़ा हित आता है विद्यार्थी कितना सीख रहे हैं। ये आप कैसे जानोगे, यदि आप अध्यापक हो तो कैसे जानोगे, आपको अपनी विषय वस्तु का फीडबैक लेना होगा, बच्चों की प्रतिक्रिया जाननी होगी। तो ये किसके लिए आवश्यक होता है, अध्यापक के लिए। ठीक है साहब, क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है, एक बालक का अधिगम निम्नलिखित अधिगम ढांचे से सर्वाधिक प्रभावित होता है। इसमें से क्या कह रहा है, बालक का अधिगम किस ढांचे से सर्वाधिक प्रभावित होता है, शीर रहित, ये कोई शीर रहित अलग कक्ष है, जैसे कोई बालक को अलग से रख दो, विद्यालय में भाई भाइयों के साथ, उसके अपने सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचे। जब भी सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचे की बात होगी ना, तो दोस्तों यहां पर सबसे बेहतर परिवर्तन की बात होगी। सबसे बेहतर है ना अधिगम किस माध्यम में होता है दोस्तों, ये उसके जो सामाजिक वातावरण है, सांस्कृतिक ढांचे में सबसे ज्यादा अधिगम है ना होता है। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है, थोड़ा क्विक करेंगे, आज की सीरीज है ना थोड़ा स्पीड में रहने वाली है। बालक के अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सर्वाधिक योगदान देती है, लर्निंग बाय डूइंग, देखकर सीखना, बालक देखकर सीखता है। ठीक है, बालक याद करके सीखता है, कोई चीजें याद करके सीखता है, सुनकर सीखता है, या करके सीखना। आपने देखा होगा जब आप किसी कार्य को करके सीखते हो ना, तो उसमें आप बेहतर तरीके से सीख सकते हो। इसका मतलब है लर्निंग बाय डूइंग वाला कंसेप्ट है ना, यदि सीखने की बात हो ना, तो बालक सबसे बेहतर करके सीख सकता है। याद करना अलग बात है, देखकर सीखना अलग बात है, लेकिन जब बालक क्रिया में खुद संलिप्त होता है ना, मतलब करके सीखता है, तो उस चीज को बेहतर सीख सकता है। तो सबसे बेहतर कौन सा होगा, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। अगला क्या कह रहा है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है। आप कक्षा 1 से और 5 तक पढ़ाने जाओ प्राथमिक स्तर पर, तो बालक को पढ़ाने के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी होगी, व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि ना उच्च शिक्षा में काम आती है। जब आप दोस्तों कहीं ना कहीं अपना यूजी या पीजी कोर्स करोगे ना, तो उसमें देखा होगा जो लेक्चरर होता है ना, वो चीजों का व्याख्यान करता है। आया समझ में? तो ये व्याख्यान विधि तो उच्च कक्षा के लिए। खेल विधि हो सकती है बालक के लिए। खेल विधि किसके लिए हो सकती है, छोटे बालक को ना यदि खेल खेल में चीजें सिखाओगे ना, तो वो बच्चों को बेहतर समझ में आएगी। यहाँ कौन सी विधि हो सकती है, खेल विधि। प्रोजेक्ट विधि, परियोजना विधि, ये बड़ी कक्षाओं के बच्चों के लिए। उसने पूछा सर्वाधिक उपयुक्त कौन सी है। हालांकि प्रदर्शन करके भी बालकों को सिखा सकते हो, कोई चीज दिखा दे रहे हो सीख जाएगा, लेकिन सबसे बेहतर की कहा है सर्वोत्तम विधि। तो सर्वोत्तम विधि कौन सी है दोस्तों, खेल विधि है। अगला क्वेश्चन चर्चा में लाए, क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है, छात्रों के अधिकारिता अधिगम को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक क्या है। छात्रों के अधिकारिता अधिगम को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक क्या है, यदि आपसे पूछा जाए तो एक बार पढ़ते हैं। अधिगम हेतु समय, समय जो दे रहा है बालक के लिए निश्चित है प्रभावित करेगा, मुख्य कारक नहीं होगा, लेकिन अनुदेशन में गुणवत्ता होनी चाहिए। छात्रों की लेखन गति भी प्रभावित करेगी। विशिष्ट प्रकार के अधिगम के प्रति अधिक क्षमता, देखो इसमें है ना कहीं ये कह रहा है अलग अलग प्रकार से सीखने में जो बालक की क्षमता है ना, वो बालक को ज्यादा प्रभावित करती है। अलग अलग विशिष्ट प्रकार का मतलब होता है अलग अलग विधियों से, अलग अलग दोस्तों तथ्यों के माध्यम से बालक जब सीखता है ना, तो वो निश्चित है उसकी जो क्षमता होगी ना, वो निश्चित है उसके अधिगम को क्या करती है, प्रभावित। तो ये तो कहा है प्रभावित करने का मुख्य कारक क्या है, विशिष्ट कारकों के आधार पर अधिगम के प्रति उसकी जो अभिक्षमता है। ऑप्शन नंबर 4 सबसे बेहतर है।
विद्यार्थियों के अधिगम को बढ़ाने वाला वैकल्पिक चर कौन सा है? वैकल्पिक का मतलब होता है बालकों के अधिगम तो बढ़ाना ही है, एक तो करके सीखेगा, खेल विधियों के माध्यम से सीखेगा, लेकिन और कौन सा चर हो सकता है इनमें से? वातावरण हो सकता है, वातावरण तो मुख्य चर है, शिक्षण की गुणवत्ता, शिक्षण का समय, लेकिन बुद्धि है ना, बुद्धि कोई जरूर, वैकल्पिक का मतलब होता है नहीं हो। यदि मैं ये बात कहूं कि उच्च बुद्धि लब्धि वाला बालक ही सीख सकता है तो ये गलत है। ऐसा भी हो सकता है कि सामान्य बुद्धि लब्धि वाला बालक भी सीखता है। वैकल्पिक का मतलब होता है जब एक के स्थान पर दूसरे का उपयोग किया जाए। ये तो मुख्य कारण है, वातावरण, गुणवत्ता और समय, ये तो मुख्य कारण है, लेकिन वैकल्पिक कारण कौन सा है? बुद्धि है साहब। आया क्या समझ में? अगले क्वेश्चन की चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान पुनर्वलन छात्रों के अधिगम को धनात्मक प्रभाव डालता है। ये कह रहा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो पुनर्वलन है ना, पुनर्वलन छात्रों के अधिगम पर धनात्मक प्रभाव डालता है। देखो ये क्या कह रहा है, ऐसा हमेशा होता है क्या? ऐसा हमेशा नहीं होता। मैंने आपको बताया होगा जब पुनर्वलन की बात बीएफ स्किनर ने की थी ना, वुडवर्ड फ्रेडरिक स्किनर ने की थी, तो उन्होंने बताया था ये पुनर्वलन है, ये लगातार देना भी बालक के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं यदि पुनर्वलन लगातार देते रहोगे ना तो बालक पुनर्वलन का आदी हो जाएगा, और जिस दिन आप उसको पुनर्वलन नहीं दोगे ना वो क्रिया नहीं करेगा। तो ये कह रहा है क्या ऐसा हमेशा धनात्मक प्रभाव डालता है क्या? तो ये हमेशा तो नहीं होता, लेकिन अधिकांश से होता है। अधिकांश से का मतलब होता है संभवतः ज्यादातर घटनाओं में देखा जाता है पुनर्वलन आदमी को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन हमेशा प्रेरित करे ये कोई आवश्यक नहीं है। तो यहाँ कौन सा होगा? अधिकांश से ऐसा कभी कभी होता है, कभी कभी तो थोड़ा सा मुझे ज्यादा सही नहीं लगता, ज्यादा बेहतर कौन सा? अधिकांश से ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है? देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 61 कहता है एक अध्यापक को सहायक शिक्षण सामग्री का उपयोग करना चाहिए, शिक्षण को रुचिकर। देखो सबसे बेहतर विकल्प तो मुझे पहला ही लग रहा है, शिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए है ना, बाकी और विकल्प भी देख लेते हैं। सहायक सामग्री का उपयोग क्यों करेगा? शिक्षण प्रक्रिया को दोस्तों क्या बनाने के लिए? रुचिकर बनाने के लिए। छात्रों के सामने वो शिक्षण विधियां प्रयोग में लाता है ना, तो वो कहीं ना कहीं अपनी विषय वस्तु को बालकों के प्रति रुचिकर बनाने के लिए डालता है। देखो और क्या कह रहा है, दृश्य अनुभव शिक्षण सामग्री प्रभावी अध्यापक के कार्यभार को, ये बाकी के ऑप्शन आपको लग रहा है कि सही हो सकते हैं क्या? सबसे बेहतर कौन सा है? यदि शिक्षक शिक्षण सामग्री का प्रयोग करता है तो वो कारण केवल और केवल एक है, वो अपनी विषय वस्तु को बालकों के लिए रुचिकर बनाना चाहता है। ऑप्शन नंबर 1 सबसे बढ़िया था। क्वेश्चन नंबर 62 की चर्चा करते हैं। क्या कहता है? अध्यापक यह जानना चाहता है, अध्यापक यह जानना चाहता है कि उसका शिक्षण प्रभावी है या नहीं, तो उसे शिक्षण के दौरान क्या करना चाहिए? उसे शिक्षण के दौरान क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को हंसाना चाहिए। विद्यार्थियों को हंसाओगे तो कैसे जान सकते हो कि बालक ने सीखा या नहीं सीखा? ये गलत विकल्प है। लापरवाह विद्यार्थियों को हतोत्साहित करना, जब हतोत्साहित करने की बात आएगी तो कतई गलत है। कमजोर विद्यार्थियों को निष्कासित करने, ये देखो दंड देने या निष्कासित करने वाली बात वाला। सुसंगत प्रश्न पूछने चाहिए। जो है ना शिक्षक यदि जानना चाहता है ना वास्तव में कि बालक ने कितना सीखा और बालक किस तरीके से सीख रहा है, तो उसको अपनी विषय वस्तु के आधार पर अच्छे अच्छे प्रश्न पूछने चाहिए, मतलब सुसंगत प्रश्न पूछने चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 बेहतर है। अगले क्वेश्चन की चर्चा करें। क्या कहता है? शिक्षण प्रक्रिया का, लो शानदार क्वेश्चन आया साहब, शिक्षण प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? यदि मैं शिक्षण प्रशिक्षण की बात करूं ना तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके सामने दोस्तों 4 विकल्प हैं। शिक्षण व्यवसाय के प्रति प्रेरित करना, कि आपको भैया मास्टर बनने के लिए प्रेरित किया जाएगा शिक्षण प्रशिक्षण के माध्यम से। शिक्षण कौशलों में दक्षता विकसित करना, विद्यार्थियों की पहचान करने की योग्यता, ये सबसे बेहतर विकल्प होगा। विद्यार्थियों को पहचान करने की क्या विकसित करना? योग्यता विकसित करना। यदि कहता शिक्षण कौशलों का विकास करना तो वो भी सही हो सकता था। जैसे देखो ये क्या कह रहा है, शिक्षण कौशलों में दक्षता विकसित करना, लेकिन ये सही तो हो सकता है, लेकिन इसके सामने फीका पड़ गया। ये सही तो है, लेकिन सबसे बेहतर कौन सा है? विद्यार्थियों की पहचान करने की योग्यता विकसित करना। सॉरी, इसमें ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, इसमें है ना ये बालक के बारे में नहीं पूछ रहा है, ये है ना ये एक शिक्षक के बारे में पूछ रहा है। किसके बारे में पूछ रहा है? शिक्षक के बारे में पूछ रहा है। शिक्षण प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मैंने आपको बताया होगा शिक्षण प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य तो होता है अध्यापक के अंतर्गत या जो भावी अध्यापक है ना उसके अंतर्गत शिक्षण कौशलों का विकास करना। सबसे बेहतर कौन सा होगा? शिक्षण कौशलों की दक्षता का विकास करना या विकसित करना। जब शिक्षण कौशलों की दक्षता विकसित हो जाएगी ना तो वो अपने आप विद्यार्थियों की पहचान करने की योग्यता उसके अंतर्गत आ जाती है। सबसे बेहतर यहां पर दोस्तों कौन सा होगा? 63 में ऑप्शन नंबर 2 है।
शिक्षण कौशलों की क्या करना, दक्षता, शिक्षण कौशलों का विकास करना। अगला क्वेश्चन देखें क्या कहता है, जटिल तथा कठिन विषय वस्तु का शिक्षण कराना चाहिए। बालकों को कैसे कराना चाहिए, जटिल से कोई मान लो सामान्य विषय वस्तु है और कोई कठिन विषय वस्तु है, तो कैसे कराना चाहिए, छात्रों के अनुसार, खंडों के अनुसार। अच्छा देखो, छात्रों के अनुसार है मतलब छात्र जैसे कहते हैं, खंडों के अनुसार का मतलब होता है जटिल विषय वस्तु को जटिलता के आधार पर और कठिन विषय वस्तु, सरल विषय वस्तु को सरलता के आधार पर। अगला ऑप्शन क्या कहता है, देखो ये क्या कह रहा है, बाद में या बीच बीच में। ये देखो ये सबसे बढ़िया कौन सा है, खंडों के आधार पर कराओ। आपको लगता है कि जटिल विषय वस्तु है तो उस पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, और आपको लगता है ये बालकों के लिए, अच्छा जटिल तथा कठिन विषय वस्तु ये की तो है, ये जटिल और कठिन का मतलब होता है जो बालकों के लिए कहीं ना कहीं ऐसा लगे कि ये बड़ा डिफिकल्ट विषय, तो उसको आप तोड़ तोड़ कर समझाओ। खंडों के आधार पर मतलब होता है छोटे छोटे भाग बनाओ और छोटे छोटे भागों के आधार पर बालकों को समझाओ। तो दोस्तों यहाँ कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2। अब ये दोस्तों 3 क्लास, देखो ये पूरा हो गया। इसके बाद नेतृत्व है। यहां जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है ना, तो इसके बाद अगले क्लास में, आज दोस्तों मैंने आपके सामने लगभग 20 क्वेश्चन, 19 क्वेश्चनों की सीरीज है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर अधिगम से संबंधित मैंने आपके सामने कितने क्वेश्चनों का समावेश लेकर आया, 64 क्वेश्चनों का समावेश लेकर आया। कुछ क्वेश्चन और हैं अधिगम से संबंधित जो नेतृत्व में जुड़े हुए हैं, ऐसे अधिगम संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं जो संप्रेषण में जुड़े हुए हैं, सृजनात्मकता में जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों मैं, यदि सही पूछा जाए ना, तो आपके लिए एक बहुत बेहतर एफर्ट लेकर आया हूं। आपको भी दोस्तों इस एफर्ट में जुड़े रहना है, लास्ट क्लास तक आपको जुड़े रहना है। जितने भी विद्यार्थी नए जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपके पास आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाता है। और यदि विद्यार्थियों को क्लास के बारे में नहीं पता है, ऐसा हो सकता है कुछ विद्यार्थी अभी भी वंचित हैं, तो आप विद्यार्थियों को क्लास से जोड़ने के लिए आप क्लास को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें। और दोस्तों यदि कंटेंट वास्तव में आपको लगता है कि कंटेंट अच्छा है, तो क्लास को लाइक जरूर करना है, क्योंकि आप लाइक करोगे ना तो मुझे पुनर्बल मिलेगा कि वास्तव में बच्चे सकारात्मक रूप से क्लास अटेंड करते हैं और भाग ले रहे। ठीक है दोस्तों, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम। तो मिलते हैं अगली क्लास में।